नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपका डीएफसीसीआईएल का हो गया, एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने जो है जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमने आपका ऑलरेडी तैयार इसका कर दिया है, जिसमें कि आपको जो भी टॉपिक्स हमने आपको कराया है अभी तक, तो वो तो आपका है ही। इसके अलावा जितने भी और टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, जैसे कि आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साइंस का, तो इन सभी का आपको एक ही पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा कंप्लीट। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है बाय इसको कर सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। हमने इसमें पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल करके इसको बनाया हुआ है। और इसके साथ में जो है हमने देखिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, डीएफसीसीआईएल का हो गया, इसके अलावा आपका एचपीसीएल या फिर जो आपका एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका इंग्लिश और जीके, जिसमें कि आपके इंग्लिश किसी में आएंगे और किसी में आपका जीके आएगा, तो उन सभी को जो है आपको एक ऑर्डर में पढ़ना पढ़ना होगा आपको। क्योंकि देखिए जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो सारे एग्जाम यहाँ पे कॉमन ही रहता है, मतलब एक्चुअली में कॉमन नॉन टेक ही रहता है, सभी का सिलेबस एक ही टाइप का ही रहता है, तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो सारा चीज़ है इसमें हम कवर आपका करा देंगे। तो जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हमको प्रोवाइड करेंगे इन सभी का, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड इसमें करेंगे। अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी सब्जेक्ट की। ये केवल आपका ओनली 199 रुपीज़ पर अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो यहीं पे जो है आपको पूरा ये अवेलेबल आपको हो जाएंगे, और लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए जब आप लोग ऐप पे जाइएगा, तो आपको देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो आपको देखिए फिर स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। तो स्टोर वाले सेक्शन में जो है आपको ये कोर्स वहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद परचेज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। फिर इसमें जो है आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश का, इसके बाद आपको जनरल इंग्लिश के लेक्चर्स, जीके के लेक्चर्स, और इसके बाद टेस्ट सीरीज और पीडीएफ। तो ये सारे अलग अलग फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का पोर्शन में हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। उसमें हमने आपको बताया था बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके थे, तो वो चीज़ हमने देखा था। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का ही ये पार्ट देखेंगे हम लोग, जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि ये आरबीआई के द्वारा ये पूरे तरीके से कंट्रोल की जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है ये समझना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर एक्चुअली में है क्या। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कहने का इसका सिंपल मतलब रहता है कि जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा जो बनाई जाती है, सेंट्रल बैंक यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, तो उसके द्वारा जो भी मतलब बनाए जाते हैं रेगुलेशंस या फिर जो पॉलिसी, कि किस तरीके से जो है अब मनी की सप्लाई होनी चाहिए, और कितना इंटरेस्ट होना चाहिए कोई भी अगर लोन लेता है कोई भी बैंक उनसे, तो और कितना लिक्विडिटी होना चाहिए मार्केट के अंदर में। तो ये सारा चीज़ देखिए डिसाइड होता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का। और इसमें ये भी रहता है कि इंस्ट्रूमेंट आपका रहता है, बेसिकली ये जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, कि इंस्ट्रूमेंट आपका है जैसे मनी को कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ में जो है जो भी गोल जो अचीव रहता है करने का, तो वो हासिल कर सके, जो एक्ट जो बनाया गया है आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें मेनली देखिए जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये सारा इसके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, या फिर जो भी रहते हैं इसके ऊपर में। तो मेनली देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है तो ये क्यों की जाती है, एक्चुअली में इसका मेन पर्पस क्या है। तो देखिए जो लिक्विडिटी होनी चाहिए मार्केट के अंदर में, लिक्विडिटी कहने का मतलब है कि जो करेंसी सर्कुलेशन में है, तो वो कितना होना चाहिए। और इसके साथ में और जो आपका महंगाई होता है, आप देखते हैं कि अभी एक सर्टेन एक इंस्टेंट आता है आपका कि जहाँ पे महंगाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और एक इंस्टेंट आपका ऐसा आता है कि जहाँ पे जो है महंगाई उस समय आप देखते हो कि थोड़ी कम हो जाती है, या फिर बहुत ही कम हो जाता है, एक तरीके से ऐसा सिनेरियो आता है, क्योंकि उस समय सिनेरियो अलग होती है पैसे की। तो ये तो जो फिनोमिना रहता है, तो इसी को देखते हुए की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें मेन ये रहता है कि ताकि जो है मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मार्केट के अंदर में जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो मेंटेन मेरा रहे, प्राइस ना तो ज़्यादा इंक्रीज हो जब गुड्स और सर्विसेज का,
और प्राइस ना तो एकदम से इतना कम हो जाए कि जैसे कि कोई लोग स्टोर करके रखना शुरू कर दे। तो ये चीज़ होता है आपका मेनली मेंटेन करने के पीछे, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे जो सिनेरियो होती है, और साथ में जो इकोनॉमिक्स का ग्रोथ कैसे हो, तो उस सभी को देखते हुए जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये की जाती है, रिव्यू की जाती है टाइम टू टाइम पे। तो प्राइस स्टेबिलिटी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को अगर देखा जाए तो इसमें मेनली देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब क्या क्या इसमें होते हैं इसके अंदर में। तो मेनली देखिए इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब रहते हैं, तरीके होते हैं कि जिनका यूज़ करता है आरबीआई। तो कुछ इसमें जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव टूल्स होता है और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो इसमें क्वांटिटेटिव टूल्स में देखिए इसमें ये रहता है कि क्वांटिटी, यानी कि आरबीआई जो है तो वो अपना क्वांटिटी घटा बढ़ा देता है, जैसे रेट ही हो गया, परसेंटेज रेट हो जाएगा। तो वो क्या क्या होते हैं इसके अंदर में, तो वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल में बिल्कुल यहाँ पे समझेंगे, आपको कोई ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और क्वालिटेटिव टूल्स में आपका रहता है यहाँ पे कि इसमें खुद जो है ग्राउंड पे जाके, यानी कि जो कहीं पे रेड मार देते हैं, कहीं पे कोई अगर जैसे कोई होर्डिंग्स करके रखता है तो सीधे जाके वहाँ पे रेड कर देते हैं, तो इसमें डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। और साथ में मोरल सुआसन, मोरल सुआसन कहने का मतलब है कि जैसे मोरल ग्राउंड पे लोगों को समझाया जाता है, या फिर कोई और जो शॉप ओनर्स रहते हैं कि हाँ स्टोर करके मत रखो, जैसे प्राइस बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज़ होता है क्वालिटी टूल्स में। तो हमारा इस पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा क्वांटिटेटिव टूल्स पे, क्योंकि यही जो है आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके इन्हीं से आते हैं। ये रहता है आपका क्वालिटेटिव टूल्स, बस ये जो है पर मतलब एक तरीके से समझने के लिए ही है। तो मेजर हमारा फोकस रहेगा क्वांटिटेटिव टूल्स में। तो इसमें देखिए बहुत सारे चीज़ रहते हैं, जैसे कि आपका रिजर्व रेशियो हो गया, तो इसके अंदर में दो आपका आता है, एक आता है सीआरआर, एक आपका आता है एसएलआर, एक कैश रिजर्व रेशियो, और आपका एक हो गया स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अलावा रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। इसके बाद आपका है एलएएफ है, लिक्विडिटी एडजस्टिव फैसिलिटी आपका है, एमएसएफ आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, बैंक रेट है आपका, और ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स है जो आरबीआई के द्वारा ये सारे की जाती है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक करके इनको समझेंगे। तो देखिए जैसे सेंट्रल बैंक है, तो आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक है तो ये सभी बैंकों का बैंक होता है। तो अब कोई मान लीजिए कोई अकाउंट ओपन करना चाहता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ही अपना अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग, तो किसी बैंक में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, या फिर कोई अपना सारा चीज़ डिटेल्स देते हैं उनको। तो इसी तरीके से जो आरबीआई है, तो वो जो है जितने भी बैंक होते हैं तो सभी बैंकों का वो जो है रेगुलेशन करती है, और उनका सबका मतलब डॉक्यूमेंट्स अपना रहता है कि हाँ एक्चुअली ये मेरा बैंक है, ये रहता है। तो इस तरीके से आरबीआई जो रहता है ना वहाँ पे, तो सभी बैंकों का वो रेगुलेट करती है। और रेगुलेट करती है इसलिए क्योंकि देखिए एक्चुअली में बैंकों में पैसा जो जमा रहता है वो किसका रहता है, पब्लिक का ही रहता है, हमारा ही रहता है, हमारे पैसे ही रहते हैं उसमें। तो अगर मान लीजिए कोई बैंक है, अगर आप लोग पैसा जमा करते हैं वहाँ पे, तो उसकी कोई सिक्योरिटी अगर ना रहे, मान लीजिए वो आरबीआई में अंदर में ना रहे, तो वो कहीं भी भाग सकता है आपके पैसे लेके। लेकिन सिंस ये रेगुलेशन की जाती है बैंकों का आरबीआई के द्वारा, तो उसके ऊपर में ही ये सिक्योरिटी रहता है कि हाँ अगर मेरा मान लीजिए बैंक अगर डूब भी जाता है या कुछ भी होता है, तो ये तो रहता है कि पैसे तो मेरे हमको मिल ही जाएंगे। तो जो कि उसमें कुछ इंश्योरेंस रहते हैं आपके 5 लाख तक रुपए तक के अभी तक का। तो ये तो है आपका जैसे आरबीआई के अंडर में कंट्रोल रहते हैं, तो ये थोड़ा सा लोगों को हाँ विश्वास रहता है कि हाँ एक्चुअली मेरा बैंक में जो पैसा है तो वो मेरा वहाँ पे जो है एक्चुअली में सुरक्षित है। लेकिन इसके पीछे सिनेरियो क्या रहता है कि देखिए जो बैंक रहता है यहाँ पे, तो वो अपना कुछ अमाउंट, जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक तो मान लीजिए कि वो अपना फंक्शन करेगा ही, लोन देगा लोगों को, लोन देगा अपना इंडस्ट्री को, या फिर कोई और मान लीजिए कोई अगर एमएसएमईज है तो उनको लोन देती है, तो वो हमारा पैसे को ही एक्चुअली वो देती है। लेकिन अगर हमें ही जरूरत पड़ जाए पैसे निकालने के लिए, या फिर बैंक मान लीजिए किसी तरीके से डूब गया, तो फिर बैंक कहाँ से देगा। तो बैंक को देखिए इसीलिए जो है अपना कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखनी होती है, ताकि वो जो है मान लीजिए कि अगर बैंक डूब जाता है किसी भी कारणवश, तो आरबीआई जो है तो आपको पैसे का कुछ हिस्सा आपको दे सके। तो इसमें ये रिजर्व में रखनी पड़ती है। तो ये है आपका कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ये जो है कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास बैंकों को रखनी पड़ती है अपना कुछ अमाउंट का हिस्सा। तो ये कितना है, तो अभी देखिए इस ये टाइम टू टाइम ये रेट पे चेंजेस होते रहते हैं। तो ये है अभी 3.50%। ये आरबीआई का आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा कितना रेट होता है, तो ये आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं इसको। अभी करंट के अभी बात करते हैं, आज अपडेट अभी रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, तो ये है अभी 3.50। तो कैश रिजर्व रेशियो सिंपल कहने का मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे कि ये एक स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स होता है कस्टमर्स का, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक में। तो यहाँ पे जो है जो बैंक होते हैं तो उनका जितना भी डिपॉजिट है तो उसका वो इतना परसेंट जो है तो आरबीआई के पास जमा करते हैं। सपोज आपने 100 रुपीज़ जमा की बैंक में जाके, तो आपका जो है ये 3.5 जो परसेंट है, तो ये इतना अमाउंट वो आरबीआई को दे देंगे कैश के फॉर्म में।
ताकि जो है उतना पैसा आपका सुरक्षित रहे। तो ये आरबीआई सभी बैंकों को निर्देश देता है कितना आपको अमाउंट रखना ही है कैश के फॉर्म में। तो ये है आपका दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। तो सिंपल इसका मतलब है कि दैट इज इट इज स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ ए कस्टमर विच कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड एज ए रिजर्व आइदर इन कैश और डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। या तो वो कैश अपना अलग रखते हैं या तो फिर वो डिपॉजिट करते हैं सेंट्रल बैंक के फॉर्म में। अब देखिए ये जो आपका कैश रिजर्व रेशियो जो रहता है ना, तो ये जो है बैंकों के द्वारा ये मेंटेन की जाती है एनडीटीएल बेसिस पे, यानी कि नेट डिमांड टाइम लिबिलिटीज के बेसिस पे। तो यानी कि उनको ये की जाती है हर जितने भी कस्टमर्स रहते हैं तो उनके बेसिस पे सभी को करनी पड़ती है। अब इसमें देखिए जैसे कोई भी पैसा जमा करता है कहीं पे भी, तो आप वो लगता है कि हाँ इससे हमको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, तब तो हम किसी को पैसे दे रहे हैं। जैसे बैंक में आप जमा करते हैं पैसा, अगर आप सेविंग में रखते हैं तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो उस तरीके से यहाँ पे भी बैंक जो है वो आरबीआई के पास पैसे दे रही है कैश के फॉर्म में, उसके पास उसके लिए रख रही है, तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए इस पे। तो देखिए यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलती है कैश रिजर्व रेशियो पे। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दी जाती है कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। ये जरूरी होता है कोई भी बैंक है तो उसको जो है कैश रिजर्व रेशियो मतलब कुछ कैश जो है तो वो रखनी ही पड़ती है। कितना रखना पड़ता है? तो 3.50%। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका जमा होगा बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो उसमें आपका 3.50% है, तो वो कैश रिजर्व रेशियो में वो आरबीआई के पास वो रखेगा ही कोई भी बैंक। फिर इसके बाद देखिए अगला जो टर्म आपका यहाँ पे है दैट इज स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं जो कि आपका शॉर्ट फॉर्म इसका एसएलआर है। तो देखिए जो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो जो आपका यहाँ पे है, तो इसका अभी प्रेजेंट में इसका रेट है 18%। तो ये भी आपको आरबीआई का ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये है 18% है। तो ये क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए ये है आपका दैट इज परसेंटेज ऑफ फंड्स बैंक नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स एट एनी पॉइंट इन टाइम। अब देखिए कोई भी बैंक है जैसे कि वो मान लीजिए ऑपरेशन कर रही है, आपके पैसे वहाँ पे जमा है, तो अब वहाँ पे बैंक के पास जैसे उसने कैश रिजर्व रेशियो तो रख ही दिया 3.50%, लेकिन इसके अलावे भी उसको जो है और यहाँ पे 18% जो अमाउंट है, मतलब ये अमाउंट उसका मे बी कैश के फॉर्म में हो सकता है या फिर कोई लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई और दूसरा रिजर्व हो, उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो गया या फिर कोई मान लीजिए गोल्ड ही हो गया, तो इतना जो है उसको और मेंटेन करके रखनी पड़ती है लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी एसिडिटी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। तो ये तो जैसे आपका है कि बैंकों को ये रखना ही पड़ता है इतना कैश रिजर्व रेशियो के अलावे भी। तो ये आपका हो गया कि 18 और 3% आपका है, यानी कि 21.50% जो है बैंकों को जो है इतना रेशियो आरबीआई के पास अपना मतलब रखनी पड़ती है, ताकि जो है लोगों का पैसा एक्चुअली लास्ट में वो सिक्योर रहे। तो ये जो है अमाउंट जो कि दिया जाना पड़ता है बैंकों को आरबीआई को, तो ये एक्चुअली है लिक्विडिटी के फॉर्म में रहता है। जैसे कैश रिजर्व रेशियो थी सिंपली कैश के फॉर्म में रहता है, लेकिन जो आपका एसएलआर है तो इसमें लिक्विड एसेट्स भी हो सकते हैं। लिक्विड एसेट्स में आपका कुछ भी हो सकता है, कोई सिक्योरिटी ही हो गया, कोई बॉन्ड ही आपका हो गया, इसके अलावा और भी कुछ रहते हैं आपके इसमें, जैसे कि आपका कोई गोल्ड ही हो गया, कोई भी लिक्विड एसेट्स हो सकता है। और इतना रखना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई बैंक अगर नहीं रख पाता है इतना, तो उसके ऊपर फिर फाइन लगती है बैंक सेंट्रल बैंक के द्वारा। अब इसमें देखिए यही चीज़ है कि इतना मेंटेन उसको करना ही रहता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है या फिर बॉन्ड आपका हो गया, कोई प्रीशियस मेटल या कैश कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वो बैंक के ऊपर है कि वो क्या रखना चाहता है, लेकिन उसको इतना रखना ही है। अगर नहीं कोई रखता है तो उसके ऊपर भी फाइन लगती है, ताकि लोगों का जो डिपॉजिट्स है वो सिक्योर रहे। अब इसके बाद देखिए जो एसएलआर आपका रहता है, तो ये भी मेंटेन जो रहता है बैंक खुद ही अपने पास रखते हैं एनडीटीएल बेसिस पे, यानी कि वो नेट डिमांड टाइम लिबिलिटी की बेसिस पे ये रखते हैं हमेशा। अगर ये नहीं पूरा होता है तो फिर वो किसी दूसरे से वो लेंड करते हैं ताकि वो मेंटेन करके रख सके। इनको एनी टाइम एनी हाउ रखना ही है इतना। अब यहाँ पे यही देखिए दिया हुआ है कि आरबीआई देखिए ये जो रेट है आपके, तो ये रेट थोड़ा हाई ही रखते हैं एसएलआर का यहाँ पर आपका, और एक लंबे समय के लिए रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे बैंक जो है वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाए और लोगों को जो मतलब कंपनियों को जो देते हैं वो लोन देते हैं तो वो थोड़ा सा कम ही लेंड करे उनको। तो ये इसलिए रखते हैं ताकि हमारा सिक्योरिटी रहे पैसे का, क्योंकि देखिए धोखाधड़ी बहुत सारे होते हैं आजकल की, कोई लोन ले लेता है तो चुकाता नहीं है। तो अब मान लीजिए जो पैसे हैं लोगों का, तो वो तो मान लीजिए कि वो तो अगर जैसे वो रिटर्न में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए गारंटी देता है आरबीआई कि आपके जितने भी पैसे हैं तो एक्चुअली उसमें से कुछ परसेंट तो आपको दे ही दिया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज रेपो रेट है। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है और इसकी परसेंटेज कितनी है, तो ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे। तो देखिए रेपो रेट आपका ये वो रेट होता है कि जिसमें कि कोई भी बैंक जो रहता है तो वो आरबीआई से
वो पैसे लेता है एक्चुअली में। तो ये कहने का मतलब सिंपल हो गया, लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका ये है कि द रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड द ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो देखिए कोई भी जैसे बैंक मान लीजिए उनको जरूरत होती है पैसों की, ताकि वो जो है अपना एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये इसको मेंटेन करके रख सके, तो वो जो है आरबीआई से क्या करेगी, पैसे बोरो करेगी। तो सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन हो गया कि जैसे मान लीजिए हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंकों के पास जाते हैं, लोन लेते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे यही है कि जैसे कोई बैंक है उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएंगे, वो आरबीआई के पास ही जाएगी। तो इस केस में उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, तो दैट इज रेपो रेट, हम लोग इसी को बोलते हैं। तो वो है अभी आपका 4% है एट प्रेजेंट के सिनेरियो में। ये जैसे आपका ये एडजस्टमेंट की जाती है इसको देखते हुए कि मार्केट कैसा आपका यहाँ पर है, तो ये है 4% पे, यानी कि 4% जो है उनको अपना इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंकों को, जो वो पैसे लेते हैं आरबीआई के, आरबीआई से वो जो पैसे लेते हैं। तो इसमें देखिए उनको कुछ यहाँ पे कुछ जैसे गारंटर भी देना आता है, जैसे कुछ कोलेटरल भी देना पड़ता है उनको यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो सीधा जाके ले ले अपना और पैसे ले ले, तो इसके लिए उनको कुछ गवर्नमेंट में मतलब जैसे और कोई अप्रूव सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ उनको रखने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, ताकि उनको मिल सके कि हाँ एक्चुअली इसको नीड है। तो उसके लिए कोई जैसे आप भी कोई बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपसे भी कुछ वो रखेंगे वहाँ पर, जैसे आपका मान लीजिए ज़मीन का कुछ रसीद हो गया या फिर और भी कुछ जो रहेंगे ऐसा चीज़, जिसमें कि आपका मान लीजिए कि वो आपको अप्रूव कर सके हाँ आपको लोन मिलना चाहिए। तो वो आपको कोलेटरल लोन आपका रहता है एक्चुअली में, यानी कि कुछ चीज़ आपके उससे वहाँ पे रखेंगे प्रूफ के तौर पे कि हाँ एक्चुअली में आप चुका पाएंगे कि नहीं। तो यही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी रहता है। अब यहाँ पे देखिए जो रेपो रेट आपका है तो ये इंक्रीज डिक्रीज ये होते रहती है। अब यहाँ पे ये होगा इसलिए क्योंकि देखिए बैंक अगर मान लीजिए कि उनको पैसे ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो अब रेट को देखेंगे कितना रेपो रेट है। अगर मान लीजिए रेपो रेट 4% है अभी के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, तो ये तो मान लीजिए कि सही है। लेकिन अगर रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट मान लीजिए इसको इंक्रीज करके कर दिया जाए 5%, तो अब बैंकों को ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट पे मिलेगा पैसा। तो वो उस समय क्या करेंगे, कम पैसा निकालेंगे, आरबीआई से कम पैसा लेंगे। तो वो जब कम पैसा लेंगे बैंक यहाँ पे, तो अब बैंक के पास कम पैसा होगा लोगों को लोन देने के लिए, तो जो बैंक है वो भी क्या करेंगे, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा यहाँ पे कि अब जो है यहाँ पे क्या होगा, लोन लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक ने ही वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, रेपो रेट अपना बढ़ा दिया है। तो इसके अवेंज में क्या होगा, बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो इसीलिए देखते हैं कि आप जो है लोन का रेट वो इंक्रीज कर दी जाती है जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है, क्योंकि बैंकों के पास पैसे होते ही नहीं है देने के लिए ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो सोचते हैं कि हमारे पैसे ज़्यादा महंगा रहा है तो हम भी इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो ये इस सिनेरियो में की जाती है कि मान लीजिए मार्केट के अंदर में बहुत सारा पैसा है, तो पैसे को अगर खींचना है मार्केट में से, तो उस समय क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो लोग अब बैंकों से पैसा लेंगे नहीं, जो मार्केट में जितना मतलब आ चुका है पैसा उसी में ही सर्कुलेट वो होता रहेगा, और एक ऐसा सिनेरियो आएगा कि धीरे धीरे महंगाई थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब यही सिनेरियो आपका रहता है कि अगर मार्केट में से पैसों को खींचना रहता है जैसे आरबीआई को, तो वो क्या करेगी, अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, यहाँ पर रेपो रेट को बढ़ा देगी। तो इसके एवेंस में लोन का रेट भी बढ़ जाएगा, तो लोग फिर बैंकों से पैसे लेंगे नहीं। तो ये सिनेरियो चलते रहता है आपका यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए एक और आपका यहाँ पे है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये है, इसका रेट अभी 4.25% है। ये आपको ऑफिशियल पे मिल जाएगा आरबीआई की वेबसाइट पे। और ये आपका देखिए मार्जिनल फैसिलिटी स्टैंडिंग रेशियो जो आपका है एक्चुअली भी ये क्या है आपका, कि ये कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो रहता है तो ये भी बोरो कर सकता है जो आपका आरबीआई है उससे एडिशनल अमाउंट। एडिशनल अमाउंट कहने का मतलब ये है कि जैसे रेपो रेट पे वो तो पैसे लेते ही है तो वो मेंटेन करने के लिए अपना, लेकिन मान लीजिए कि उसके पास अगर कमी हो जाती है, जैसे और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो मान लीजिए कि उसको अगर आज वो जो रखना रहता है उसको, जैसे एसएलआर उसको मेंटेन करना रहता है, अगर वो नहीं मेंटेन कर पाता है तो इसके चलते उसको एक मान लीजिए इमरजेंसी लोन की जरूरत पड़ जाती है, तो वो जो है ओवरनाइट फैसिलिटी के तौर पे ये ले लेता है यहाँ पे। तो ये इमरजेंसी में एक तरीके से के जो आपका है कि लोन लेने वाला एक क्राइटेरिया आपका है बैंकों के द्वारा। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो आपका ये है एक्चुअली में आपका, कि जिसमें कि कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो वो एडिशनल अमाउंट को बोरो करते हैं आरबीआई से, और ये रहता है ओवरनाइट मनी, यानी कि वो अचानक से वो लेना पड़ता है उनको। तो इसमें देखिए क्या रहता है यहाँ पर आपका, कि जैसे उनका अगर स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो जो बैंकों का है वो अगर कम हो रहा है तो उस केस में ये लेता है अपना। अब इसमें देखिए कुछ रेट भी देना पड़ता है जो कि आपका है 4.2% है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है रेपो रेट के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद देखिए मे भी आपका यहाँ पे कोई दो चीज़ डाउट आपका रही हो सकता है, कि जैसे इसमें भी जो है दिया जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में बैंकों को पैसा आरबीआई के द्वारा, और यहाँ पे भी सेम दिया जा रहा है रेपो रेट पे भी। तो दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में देखिए बेसिक सा डिफरेंस है कि जो रेपो रेट पे
जो बैंकों को पैसा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो इसमें जो है मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए जो है ये लिमिट है कि इतना उनको लेना ही होता है, मतलब इतना ही अमाउंट जो रहता है मिनिमम, इससे ऊपर वो कितना भी ले सकते हैं, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम है यहाँ पे। और साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है इसमें। तो ये है इसका पहला। और उसके बाद जो एमएसएफ है आपका, तो इसमें देखिए यहाँ पे केवल मिनिमम अमाउंट रहता है कि 1 करोड़ तक ही इसमें मिलेगा, और इसमें कोई जैसे कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर आपका। और इसमें जो है कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है सिर्फ वही ले सकता है, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। और ये जो रहता है आपका एसएलआर कोटा पे दी जाती है एक्चुअली में, कि जितना उसका एसएलआर कोटा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। मिनिमम 1 करोड़ ही, इससे कम भी वो ले सकता है यहाँ पर, लेकिन मिनिमम 1 करोड़, इससे ज़्यादा वो ले सकता है, मिनिमम रहता है 1 करोड़ रुपीज़ का। और इसमें देखिए जो रेपो रेट पे आपका रहता है यहाँ पे, जो है आपका यहाँ पे कि इसमें जितने भी क्लाइंट जो होते हैं आरबीआई के, तो वो सारे के सारे रेपो रेट पर लोन ले सकते हैं। आरबीआई क्लाइंट कौन कौन से होते हैं, जितने भी बैंक तो आपके हैं ही वो तो रहेंगे ही, इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और साथ में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं, तो वो सारे चीज़ इस रेट के ऊपर में ले सकते हैं उनसे। लेकिन जो एमएसएफ कोटा पे जो आपका दिया हुआ है, तो इसमें केवल बैंक जो होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक सिर्फ वही ले सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है बैंक रेट है। तो देखिए बैंक रेट जो आपका है, तो ये जो है ये वो रेट है कि जिस पे कि जैसे कोई भी मान लीजिए बैंक है, तो बैंक जो है वो पैसे ले सकते हैं आरबीआई से, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं बैंक को एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस रेट को बोलते हैं हम लोग बैंक रेट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग समझना है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपका रेपो रेट पे बैंक रेट पे थोड़ा सा यहाँ पर आपका रेपो रेट दिया जाता है आपका यहाँ पे बैंकों के द्वारा, जैसे पैसे वो लेते हैं आरबीआई के द्वारा, वो बैंक से पैसे, बैंक जो है एक्चुअली आरबीआई से वो पैसे लेते हैं, लेकिन वो जो है आपका रहता है कि एक वो जैसे आपका मेंटेन करने के लिए आता है एक्चुअली में, वो इमीडिएट उसको रिक्वायरमेंट रहती है उस केस में वो लेते हैं यहाँ पे, यानी कि एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेते हैं हम लोग। लेकिन लॉन्ग टर्म पे जिस रेट पे जो पैसे लेते हैं कोई भी, मान लीजिए कोई भी बैंक हो गया आरबीआई से, तो उस रेट को बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। तो सिंपली टर्म इसका है। तो अभी देखिए इसके लिए परसेंट भी रखी जाती है, ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक है तो वो डायरेक्टली जाके आरबीआई से वो पैसे मांगे हमें दे दो, तो ऐसा नहीं है कि वो जाके वो बिना रेट पे ही मिल जाएगा, उनके लिए कोई इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है उनको। तो अभी यहाँ पे है दैट इज 4.2%, 4.25% है, जो कि इस रेट पे कोई भी बैंक है तो वो पैसे ले सकते हैं आरबीआई से। और इसमें देखिए ये जो है एक कोलेटरल फ्री एक्चुअली भी ये लोन रहता है। अब जैसे आपने देखा था कि जो आपका रेपो रेट है तो उसमें आपका कोलेटरल उनको रखनी पड़ती है, लेकिन ये जो कोलेटरल फ्री लोन होती है, यानी कि इसमें कोई भी उनको गारंटियर नहीं देना होता है या कोई भी लाइबिलिटीज नहीं देनी पड़ती है आरबीआई को। वो बिना कोई लाइबिलिटीज के या बिना कोई जैसे कोई गारंटियर के भी वो ले सकते हैं कि हाँ एक्चुअली हम क्यों ले रहे हैं। जैसे आप पैसे लेते हैं बैंकों से तो आपको कोई वहाँ पे जो है गारंटर देना होता है या फिर कोई लाइबिलिटीज आपको रखनी पड़ती है, तभी जो है आपको लोन प्रोवाइड करती है बैंक। लेकिन इस केस में बैंक रेट पे कोई भी बैंक है तो यहाँ पे उनको कोई भी जो है नहीं देनी पड़ती है। तो ये डिफरेंस आपका बेसिक है रेपो रेट में और बैंक रेट में। बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, और बाकी इसमें जो है आपको कोलेटरल फ्री लोन होती है, यानी कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और ये रेट कितना भी है, तो दैट इज 4.2% है। अब देखिए जो बैंक रेट आपका है, तो ये पहले एक टूल यूज़ किया करता था, टूल यूज़ किया जाता था आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसका देखिए ज़्यादा यूज़ हम नहीं किया था। बेसिकली अब ये एक पेनल रेट होता है एक्चुअली में, यानी कि कोई अगर बैंक मान लीजिए कोई धोखाधड़ी करता है या फिर कोई कुछ और फ्रॉड तरीके से एक्टिविटी करता है, तो उसके ऊपर में पेनल्टी चार्ज लगाती है आरबीआई, जो कि बैंक रेट पे ही वो लगाती है। तो ये तो आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला आपका है रिवर्स रेपो रेट है। तो देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये चीज़ आप लोग समझना है यहाँ पे। तो ये देखिए ये वो रेट है कि जिसपे कि अब यहाँ पे आरबीआई जो है वो पैसे लेती है बैंकों से। जैसे आपने पहले अभी तक देखा था कि अगर कोई रेट है जिसपे कि बैंकों को जरूरत पड़ती है पैसे की, तो उस केस में वो आरबीआई के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या है यहाँ पे, कि आरबीआई जो है ये पैसे लेगी बैंकों से। अब यहाँ पे बात आप लोग सोचिए कि आरबीआई के पास क्या पैसों की कमी होती है कि वो क्या बैंकों के पास जाएगी। तो देखिए बात वो नहीं है यहाँ पे। ये रिजर्व रेशियो जो मतलब एक्चुअली में जो रिवर्स रेपो रेट जो आपका है, तो ये वो रेट होता है कि जिस रेट पे यहाँ पे आरबीआई जो है वो पैसे लेगी बैंकों से। तो ये सिनेरियो तब अराइज होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, महंगाई थोड़ा सा बढ़ जाता है एक्चुअली में उस समय आपका जब पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, तो उस केस में वो चाहता है कि हम बैंकों से मतलब पैसे खींचे, यानी कि मार्केट से पैसा खींचे।
तो इस केस में क्या करेगा कि वो जो है अपना रेपो रेट यहाँ पे क्या करेगा, आपका इंक्रीज कर देगा। तो ये रेट आपका रहेगा यहाँ पे 3.33% है, तो इसको इंक्रीज कर से और भी बढ़ा सकता है यहाँ पे। तो बैंक जो है यहाँ पे वो क्या करेंगे कि अब वो चाहेंगे कि हाँ हम आरबीआई को ही पैसे दे एक्चुअली में। तो ये थोड़ा सा आपको सिनेरियो गजब का लगेगा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 3.3% है, इसको बढ़ा के उसने 4.4% कर दिया, तो बैंक फिर क्यों देंगे उसको, उससे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बैंक जो है वो इसलिए देते हैं आरबीआई को, क्योंकि उनके पास भरोसा है कि अगर हम आरबीआई को पैसे देंगे तो वो मेरा पैसा ज़्यादा सुरक्षित है, बजाय कि वो किसी कस्टमर या फिर कोई इंडस्ट्री को पैसे दे लोन पे, क्योंकि जानते हैं कि आरबीआई को दे रहे हैं तो वहाँ से पैसा मेरा रिकवर हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो लोन देते हैं तो वहाँ पे मे भी हो सकता है कि वो ना ही भी रिकवर हो। तो अगर रेट बढ़ रहा है तो बैंकों को लगेगा चलो अच्छी बात है कि मेरा रेट बढ़ गया है, तो आरबीआई को ही हम पैसे देते हैं ताकि मेरा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा और मेरा ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस आपका रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में। तो रिवर्स रेपो रेट में सिंपली ये है कि यहाँ पे मनी जो है आरबीआई लेगी बैंकों से। तो बस यही दोनों चीज़ आपका डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी रहता है कि जैसे आरबीआई जो रहती है ना, तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है जितने भी बैंक्स होते हैं, मतलब जो बैंक जैसे पैसे जो देते हैं आरबीआई को, तो इसमें जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मिलती है ताकि वो जो है उसका यूज़ कर सके, कुछ होल्ड करके रख सके पूरा जो एज ए, मान लीजिए कि कोलेटर के लोन में आप मान लीजिए एक तरीके से हो गया। तो ये कुछ आपके बेसिक है, जैसे कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। और ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी जो आपका क्यों की जाती है, ताकि मार्केट में एक लिक्विडिटी मेंटेन किया जा सके, यानी कि ना तो ज़्यादा कोई महंगाई हो और महंगाई ज़्यादा ना हो, और ना तो कोई एक ऐसा पैनिक सिचुएशन आ जाए जिसमें कि लॉस हो कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी ऑनर्स हो इस तरीके से। तो ये सारा चीज़ की जाती है टाइम टू टाइम बैंकों के आरबीआई के द्वारा। आप लोग सुनते भी होंगे कि ये जैसे बाई मंथली ये सब सारा आता है आपका, जैसे कि आप जानते होंगे कि इस पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जाती है हमेशा टाइम टू टाइम। तो ये इसलिए की जाती है ताकि वो मार्केट को देखते हुए डिमांड क्या है उसका कैसा है। तो आई होप कि ये सारा चीज़ टर्म आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इसके बाद एक आपका इम्पोर्टेंट है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें देखिए यहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को ये टूल का यूज करके ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बैंकों को वो लोन नहीं देगा, बैंकों को कोई पैसा नहीं देगा या फिर जो है बैंक से पैसा नहीं लेगा। यहाँ पे एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जैसे आरबीआई जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी जो है वो बैंकों को दे देगी, यानी कि बाई और सेल करने के लिए जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं तो उनको बाई और सेल करने के लिए वो बैंकों को दे देते हैं सिक्योरिटी। अब देखिए जो सिक्योरिटी जो रहते हैं यहाँ पे जो परचेज किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, तो इससे क्या होगा कि जो कैश है बैंकों के पास तो वो तो कम होगा ही होगा, क्योंकि सिक्योरिटी खरीदने के लिए कुछ पैसे देने होंगे। तो इस केस में क्या होगा, उनका कैश कम हो जाएगा। तो अब कैश कम होगा अब बैंकों के पास, तो वो जो है अब क्या करेंगे, पैसे उनके नहीं रहेंगे ज़्यादा देने के लिए लोन पे, क्योंकि वो जो है कैश दे चुके हैं ऑलरेडी आरबीआई को वो जो सिक्योरिटी को खरीदने के लिए। तो इससे भी जो है पैसे खींचे जा सकते हैं बैंकों से, और ये तरीका आपका रहता है इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने के लिए। तो यही सारा चीज़ आपका है वो जो कि बेसिक सिनेरियो आपका है इसमें। अब इसमें देखिए मेनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, जैसे रेपो रेट आपका है जिसको पॉलिसी रेट भी बोला जाता है। और देखिए जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है तो ये बाई मंथली की जाती है, और ये रिकमेंडेशन दिया गया था उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका इन्हीं में से टॉपिक में से जो आपने अभी यहाँ पे स्टडी किया। तो क्वेश्चन है आपका कि डैश रेशियो स्पेसिफाइज द प्रोविजन दैट बैंक मस्ट कीप अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई। तो इसमें आपको वही बताना है कि वो रेशियो जो है आपका क्या है, कि जैसे बैंक जो है वो अपना कुछ फ्रैक्शन जो डिपॉजिट जो होती है वो आरबीआई के पास रखती है अपनी। तो ये है आपका सिंपल डेफिनेशन दैट इज कैश रिजर्व रेशियो का, दैट इज कैश रिजर्व। तो दैट इज ऑप्शन इसमें आपका होगा ऑप्शन 2, कैश रिजर्व रेशियो में ही जो है कि बैंक जो रहते हैं तो वो अपना कुछ फ्रैक्शन जो डिपॉजिट होता है तो वो आरबीआई के पास वो रखते हैं कैश के फॉर्म में। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बैंक रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन टू। तो ये देखिए सिंपली बैंक रेट का डेफिनेशन इसमें पूछा हुआ है। तो बैंक रेट क्या होता है, तो वो रेट जिसपे कि आरबीआई जो पैसे देती है बैंकों को। तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्रोवाइड लोन टू किसको लोन देती है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कमर्शियल बैंक, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये देखिए ये देते हैं कमर्शियल बैंक को, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है बैंक रेट पे पैसे आरबीआई से।
तो ये वो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अगर आपने टर्म को अच्छे से समझा होगा, एक एक टर्म को जो हमने आपको बताया वहाँ पे, तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से आपको और अच्छे से क्लियर होगा टॉपिक। तो क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट डज इट मीन। तो देखिए यहाँ पे बात सिंपल से ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अगर वो अनाउंस करता है कैश रिजर्व रेशियो में इंक्रीज करने का, तो इसका मतलब क्या होगा। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। अब यहाँ पे देखिए जितने भी कमर्शियल बैंक जो होते हैं तो उन्हीं को ही जो है कैश रिजर्व रेशियो पे कुछ डिपॉजिट्स रखने होते हैं आरबीआई के पास। तो अब मान लीजिए कि कैश रिजर्व रेशियो को अगर इंक्रीज कर दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब कमर्शियल बैंक जो है तो उनको अब ज़्यादा पैसा रखना होगा। तो इस केस में क्या होगा कि उनके पास कम पैसे होंगे, ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना होगा, तो वो जो लोन जो देते हैं लोगों को तो वो कम देंगे। तो यानी कि लेंडिंग करने के लिए जो पैसा जो रहेगा बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास, तो वो क्या होगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ भी सकते हैं अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझा होगा तो। और कौन लेते हैं जो आपका कैश रिजर्व, मतलब जो रिजर्व जो आपका यहाँ पे ये है रिजर्व रेशियो जो आपका एक्चुअली है, तो ये कमर्शियल बैंक के लिए होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। और बाकी यूनियन गवर्नमेंट इसमें आपको कोई आएगा नहीं यहाँ पर कि उनके लिए कम हो जाएगा या करने के लिए। और उसके बाद देखिए डी में दिया था कि कमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी। मोर मनी तो होगा नहीं क्योंकि वो ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, तो उनके पास ज़्यादा पैसा तो होगा नहीं इस सिनेरियो में। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। फिर अगला देखिए दिया है क्वेश्चन कि द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर लिक्विड एसेट्स एंड टोटल डिपॉजिट्स। यानी कि कोई भी बैंक जो रहते हैं तो उनको एक मेंटेन करना रहता है रेशियो का, जितना उनका लिक्विड एसेट्स रहता है और साथ में जितना टोटल डिपॉजिट रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसको बोला था है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा डेफिनेशन ही पूछा गया स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो का कि जो कि बैंकों के द्वारा ये रिक्वायर्ड रहती है कि वो मेंटेन करे अपना, यानी कि जो उनका लिक्विड एसेट्स रहता है और साथ में जो टोटल डिपॉजिट रहता है तो उसका एक रेशियो मेंटेन करके रखते हैं। तो ये है सिंपल आपका एसएलआर का डेफिनेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कैश रिजर्व रेशियो आपका है तो ये उनको जैसे बैंकों को एक कैश के फॉर्म में रिजर्व करके रखना पड़ता है। और उसके बाद ये आपका बाकी ये दो टर्म आपका इससे कोई रिलेशन नहीं है इनका यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए अगर आपने अच्छे से टॉपिक को समझा होगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। आई होप कि ये सारा चीज़ टर्म जो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग जो इसी तरीके से स्टडी करते रहिए। पीडीएफ में हमने सारा चीज़ ये पोर्शन इंक्लूड किया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम आपको आगे भी इसी तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के साथ। उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं। हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, तो उसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप सर्जी क्लासेस के नाम से जो है आपका। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाना, फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से बाय उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।